दोस्तों नमस्कार। बचपन से ही मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ रहा है और कहीं ज़्यादा इसका मौका मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे ही पढ़ाया जाए, पढ़ाने के शौक़ को पूरा किया जाए। तो अब सबसे मुख्य समस्या ये थी कि अब पढ़ाया क्या जाए। तो मैंने सोचा कि मेरे सबसे जो अच्छे विषय हैं, जो मुझे पढ़ाने में बहुत रुचि है और जिन पे मैं अक्सर अपने दोस्तों से बातें करता रहता हूँ, वो हैं विज्ञान में फिजिक्स, बायोलॉजी और दर्शन, पॉलिटी, इकोनॉमी। इन सब पे बात करना और पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि ये अगस्त का महीना चल रहा है और स्वतंत्रता दिवस है, और इस स्वतंत्रता दिवस से जनवरी तक संविधान पढ़ाया जाए, ताकि जब हम 2021 का गणतंत्र दिवस मना रहे हों तो उस जो मुझसे रेगुलरली जुड़े रहेंगे उस समय तक संविधान के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। तो दोस्तों, मैं चंद्रशेखर मौर्य और शुरू कर रहा हूँ आज की क्लास। तो संविधान से शुरुआत करते हैं। सबसे ज़रूरी होता है किसी भी देश के संविधान को जानना। संविधान जाने बिना हर एक नागरिक असल में वहाँ पे उसको कोई भी कुछ भी कह सकता है, धोखा दे सकता है। इसलिए संविधान जानना सबका सबसे ज़रूरी अधिकार है और इसको सबको पूरा करना चाहिए। संविधान को जानने का सबको हक है। तो आज से संविधान शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सोचा कि संविधान की शुरुआत कहाँ से की जाए। संविधान तो इतना बड़ा है कि उसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि संविधान की शुरुआत से करते हैं, जहाँ से हमारे यहाँ बहुत लोकतंत्रात्मक संस्थाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जब अंग्रेज़ 1600 ईस्वी में आते हैं, ये सब तो इतिहास की बातें हैं, इतिहास की बातें अलग से वीडियो में की जाएगी। आज संविधान की बात हो रही है तो संविधान पे ही बात करते हैं। तो अंग्रेज़ों के आने के बाद 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि पहला वो संविधान की पहली शुरुआत थी भारतीय संविधान की बनने की, क्योंकि उस कानून के द्वारा ही जो ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण था वो कंपनी पे शुरू हुआ था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन हम यहाँ से क्यों माने संविधान की शुरुआत? हमारे देश में जो संविधान की संस्थाएं थीं और संविधान में जिसका सबसे अहम रोल है लोकतंत्र, वो पहले से ही हमारे यहाँ मौजूद था। जैसे अब जो वज्र संघ है, वज्र संघ की राजधानी हुआ करती थी वैशाली, और वैशाली गणराज्य थी। गणराज्य का मतलब वहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी। लोकतंत्रात्मक आज के मायने में नहीं थी, मतलब आज तो सारी की सारी व्यवस्था ही चुनी जाती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, एक राजा होता था जिसको निर्णय बहुमत के आधार पर लेना होता था, और बहुत से लोग चुन के सभा और समितियों में आए हुए करते थे। ऐसा वर्णन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है। ऋग्वेदिक काल में 2 प्रकार की सभाएं हुआ करती थी, मतलब जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार से उस समय भी हुआ करता था। समितियां, समिति और सभा। समिति क्या होती थी? समिति का मतलब जैसे आज लोकसभा है उसी प्रकार से समिति हुआ करती थी, और राज्यसभा को सभा उस समय कहा जाता था। ये दोनों समितियां थी, और इसमें सभी जो सदस्य होते थे उनको गण कहा जाता था, और सभा के जो अध्यक्ष होते थे उनको बोला जाता था विनयधर। उनको क्या बोला जाता था? विनयधर। विनयधर बोला जाता था। थोड़ा इस पे अभी लिखने का अभ्यास नहीं है, इसलिए राइटिंग थोड़ा वैसी हो रही है, आप समझिएगा।
और उस समय आज देखिए सचेतक की कितनी बड़ी भूमिका हो गई है। अभी राजस्थान में पूरा मामला एकदम फैला हुआ है कि सचेतक जो व्हिप जारी करता है उसके बाद भी यदि सदस्य न आए तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तो उस समय भी इस प्रकार की व्यवस्था थी। उस सचेतक को गणपूरक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सचेतक। ये होता था अध्यक्ष और सचेतक होता था गणपूरक। ठीक है, तो ऐसी दो प्रकार की हमारे यहाँ संस्थाएं थी और इस प्रकार से लोग थे। तो कहने की बात यह है कि उस समय बहुत सा, और केवल ऋग्वेद में ही नहीं, बहुत सारे इसके और स्रोत मिलते हैं, जैसे आस्त्रीय ब्राह्मण, पाणिनि का अष्टाध्यायी और अपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो था ही। महाभारत में भी बहुत सारी ऐसी गणराज्य की संकल्पनाएं मिलती हैं। आप महाभारत देखिए, उसमें पता चलेगा। अशोक के स्तंभ और शिलालेख, उसमें भी गणराज्यों का वर्णन मिलता है और बहुमत के द्वारा लिए गए निर्णय को मान्यता मिलती है। और उस समय होता ये था कि, और हाँ, जो ऐतिहासिक स्रोत है उसमें यूनानी लेखक और जो बाहर से लेखक आते थे उनका भी वर्णन है, जैसे फाहियान और मेगास्थनीज, इन सब ने भी यहाँ के गणराज्यों का वर्णन किया हुआ है। मनुस्मृति, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, इन सब में भी कहीं न कहीं इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। और तो अब कहने का मतलब यही है कि जो संविधान है उसकी शुरुआत 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से हम मान सकते हैं, लेकिन किसी भी देश का जो सामाजिक संरचना होती है उसका भी प्रभाव संविधान पे पड़ता है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो इन सब का भी इफ़ेक्ट हमारे संविधान पे पड़ा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा आज जैसे हमारे त्रिस्तर मिलते हैं, 3 स्तर पे हमारे शासन की संस्थाएं मिलती हैं। जैसे देश के स्तर पे क्या है, देश एक हो गया, दूसरा राज्य और ग्राम सभा, ग्राम, इस प्रकार के शासन उस समय भी हुआ करते थे। ठीक है, उस समय हुआ करते थे। गणराज्य इसको बोला जाता था, और ये थे राज्य परिषद जिनको जनपद बोला जाता था, और एक ग्राम सभाएं थी, ग्राम सभा, पंचायत, इस नाम से बुलाया जाता था। तो ये सब संस्थाएं भी हमारे यहाँ मौजूद थी। और सबसे बात की जाए कि आखिर फिर बाद में संस्थाएं लुप्त हो गई। जो गणराज्य थे, ये दोनों संस्थाएं जो थी वो बाद में गणराज्य के लुप्त होते ही ख़त्म हो गई। लेकिन जो ग्राम सभा है, वो ग्राम, आपने एक मूवी देखी होगी लगान में एक मुखिया रहता है जिससे सभी निर्णय लोग गांव के पूछ के ही लेते हैं। तो अब देखिए, अंग्रेजों के आने के पहले से ही बहुत से हिंदू शासक और मुस्लिम शासक थे जिनके समय में एक गणराज्य समाप्त हो चुके थे। लेकिन अंग्रेजों के बाद भी एक संस्था जीवित रही, तो थी ग्राम जीवित रहा। ग्राम में पंचायतें जीवित रहीं, और पंचायतें एकदम जीवित रही। वहाँ पे एक मुखिया होता था जो सारा चीज़ चलाता था। ये उसी प्रकार था जैसे पुराने समय में कबीला होता था, वहाँ चुन लिया जाता था, किसी को चलाता था। बाद में इन पंचायतों को संवैधानिक अधिकार मिल गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी बस संविधान के इतिहास पे बात हो रही थी, तो बस इतना कहना था कि संविधान का इतिहास की शुरुआत हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से नहीं मान सकते हैं। हमारे संविधान की शुरुआत असल में होती है ऋग्वैदिक काल से, क्योंकि उस समय भी हमारे यहाँ बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं विद्यमान थी। बाद में ये इनका लोप हो गया था, लेकिन इनका असर गांव जो पंचायतें थी उसके द्वारा अभी भी बरकरार था, और संविधान में इसकी झलक भी मिलती है। तो हम इससे आगे जब अंग्रेज आए हैं उससे आगे बात अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।
मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो हो ज़्यादा बड़ा ना हो, 10 से 15 मिनट का हर एक वीडियो होगा। और उसके बाद क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो रहेगा तो उबन सी होने लगेगी, और बड़ा वीडियो जब ज़रूरत जिस प्रकार से महसूस होगी उस प्रकार से बनाया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल छोटे वीडियो में ही हम देखते हैं भारत का संविधान, और भारत के संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? इतिहास से। ठीक है, तो ये मैंने अभी बात की भारत के संविधान के इतिहास के बारे में। अब आगे इससे आगे की बात होगी, ये पृष्ठभूमि थी। इसके बारे में बात तो बहुत किया जा सकता है, लेकिन बस इतना जान लेना काफ़ी है कि हमारे यहाँ संस्थाएं पहले से संवैधानिक संस्थाएं मौजूद थी, और अंग्रेज़ों के आने के बाद ही शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले भी मौजूद थी, बाद में ख़त्म हो गई थी। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा अभी नया चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स नीचे कमेंट है उसमें पूछ सकते हैं, और आपके कमेंट का जवाब क्लास के पहले ही दिया जाएगा, इसलिए आप उसको वहाँ पे पूछें। धन्यवाद, नमस्कार।